चंदा चोरी के मुद्दे पर सरकार को घेरते घेरते विपक्ष सनातन के मजाक तक आ गया। अपनी राजनीति के चक्कर में इंडी गठबंधन वाले क्या क्या कर रहे हैं। संसद के बाहर भगवा भेष में पप्पू यादव साधु बन बैठे। सामने राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और समाजवादी पार्टी के कई सांसद मौजूद थे। चंदा चोरी के नाम पर जिस तरह का पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, जिसे कई लोग कह रहे हैं कि गजब ये लोग नौटंकी किए हैं, उस पर विवाद खड़ा हो गया। बीजेपी ने इंडी गठबंधन के इस ड्रामे को सनातन और आस्था का अपमान बताया। वहीं इंडी गठबंधन वाले कह रहे हैं कि चंदा चोरी के असली आरोपियों को बचाया जा रहा है। यह तब हो रहा है जब चंदा चोरी पर सुप्रीम कोर्ट दखल दे चुका है, मामले की जांच चल रही है, आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इधर इंडी गठबंधन वाले चंदा चोरी पर माहौल बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ राम मंदिर ट्रस्ट अपने सिस्टम को दुरुस्त कर रहा है। मैंने नोटिस दे रखी है, मंडे को ये आएगा। 267 के अंदर नोटिस दी है, पर मैं अपनी बात दोहराता हूं। मैं नहीं कहता कि भाजपा में सब चंदा चोर, लेकिन जितने चंदा चोर हैं सारे भाजपा में। तो भाजपा अगले चुनाव में इस जवाबदेही से बच नहीं पाएगी। जिनकी आस्था है मंदिर में, वो करारा जवाब देंगे। जिस प्रकार से राहुल गांधी और पप्पू यादव और उनके साथ उनके साथियों ने सनातन हिंदू धर्म के भगवे का अपमान किया, अभी भी इस करोड़ों करोड़ों हिंदू भाइयों के स्मरण में है कि किस प्रकार से भगवे को उन्होंने आतंकवाद के साथ जोड़ा था। भगवा आतंकवाद करके एक नया शब्द को इन्होंने जन्म दिया था। तो ये हिंदुत्व की एक घोर विरोधी है। इन्हों अगर आंदोलन करना है तो अन्य प्रकार से करते। जब यह ड्रामेबाजी चल रही थी तब विपक्षी सांसद इतने धुन में थे कि उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो रही थी। आप इस तस्वीर को देखिए, वहां पर क्या हो रहा था। भगवान राम की तस्वीर बार बार जमीन पर रखी जा रही थी। यह देखिए, विपक्षी सांसदों के पैरों में सट जा रही थी वो तस्वीर। यह देखिए, जमीन पर तस्वीर लग रही है। लेकिन मन में प्रभु श्री राम के लिए वो आस्था भी तो होनी चाहिए कि लगे कि भगवान को हम जमीन पर रख दिए या पैर में सटा दिए। बीजेपी ने पप्पू यादव और इंडी गठबंधन वालों पर प्रभु श्री राम के अपमान का आरोप लगाया। यहां तक कि किसी ने रोका तक नहीं, उल्टे सब हंस रहे थे वहां पर। एक समय तो पप्पू यादव समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के पैरों के पास प्रभु श्री राम की तस्वीर रखकर नतमस्तक हो गए। ये देखिए, वहां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा सब थे। किसी ने नहीं कहा कि भगवान की फोटो लग रही है उनके पैर में। सब तमाशा देखते रहे और किसी ने पप्पू यादव को नहीं। संत के भेष में चंदा चोरी वाले ड्रामे के खिलाफ अब देश भर में विरोध हो रहा है। कई शहरों में राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। तो वहीं गोरखपुर में विश्व हिंदू परिषद ने पप्पू यादव पर सनातन के अपमान का आरोप लगाते हुए बुद्धि शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। जब गिरी को छद्म सा गिरवा पहन करके चोरी करने का अधिकार है, तो पप्पू यादव को गिरवा पहन के गिरवा की रक्षा करने का अधिकार नहीं है। अब एफआईआर और इनके मौत से राहुल गांधी तो कभी डरे नहीं, प्रियंका गांधी तो डरे नहीं, तो फिर पप्पू यादव कब डर जाए। सनातन और भगवान के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ, सनातन और इस भारत के 100 करोड़ लोगों के आस्था की रक्षा करने के लिए 100 बार पप्पू यादव को मरना होगा। तो मैं कफन बांध के डेली निकलता हूं। यानी एक तरफ 3 राज्यों के उपचुनाव के नतीजे और दूसरी तरफ संसद में आने वाले वो कड़े बिल जो इंडी गठबंधन की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। विपक्ष सोच रहा था कि वो सरकार को घेरने में कामयाब रहा, लेकिन राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि असली पिक्चर तो अब शुरू होने वाली है। नरेंद्र मोदी इस हफ्ते जो बाजी चलने जा रहे हैं, उससे पूरा नैरेटिव ही बदल जाएगा। छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने वालों को सरकार, संसद और कड़े फैसलों से जवाब देने के मूड में है। अभी इंडी गठबंधन वाले छात्रों के नाम पर मोदी विरोध की राजनीति में उलझे हैं।
उधर पीएम मोदी आने वाले दिनों में 2 बड़े एक्शन से संसद में बड़े धमाके कर सकते हैं और जिन 2 बिलों पर सबसे ज्यादा बात हो रही है उनमें पहला बिल है FCRA, दूसरा है डीलिमिटेशन बिल। और इन दोनों ही बिल से देश की राजनीति उलट पुलट हो जाएगी। इसी वजह से विपक्ष परेशान है और इसका विरोध हो रहा है। ये दोनों बिल विदेश से भारत में आने वाले चंदे और दूसरी तरफ संसद में सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़े हैं। और इन दोनों ही मुद्दों से विपक्ष को दर्द क्यों हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। अभी इंडी वाले छात्रों के नाम पर मोदी विरोध की राजनीति में उलझे हैं। उधर पीएम मोदी आने वाले दिनों में 2 बड़े एक्शन से संसद में बड़े धमाके कर सकते हैं। जिन 2 बिलों पर सबसे ज्यादा बात हो रही है उनमें सबसे पहला बिल है FCRA अमेंडमेंट बिल, दूसरा है डीलिमिटेशन बिल। इन दोनों ही बिल से देश की राजनीति उलट पुलट जाएगी। इसी वजह से विपक्ष परेशान भी है और इसीलिए विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। ये दोनों ही बिल विदेश से भारत पर आने वाले चंदे पर पैनी निगरानी और संसद में सीटों की संख्या बढ़ाने से जुड़े हुए हैं। इन दोनों ही मुद्दों से विपक्ष को दर्द हो रहा है। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इससे विदेशी चंदे के इस्तेमाल पर सख्त निगरानी होगी। रजिस्ट्रेशन खत्म होने पर संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण का प्रावधान होगा। इसकी निगरानी के लिए अलग से अथॉरिटी बनेगी। सरकार का तर्क हमेशा से यही रहा है कि विदेशी फंडिंग पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए और उसका इस्तेमाल भारत के हितों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ विपक्ष और कई सामाजिक संगठन कह रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा सख्ती से सामाजिक संस्थाओं के काम पर असर पड़ सकता है। अगर सरकार नया संशोधन लाती है तो सबसे बड़ी बहस यही होगी कि क्या ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है या फिर नागरिक संस्थाओं की स्वतंत्रता का। सरकार का तर्क है कि इस बिल से विदेशी फंडिंग में पारदर्शिता आएगी, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ का मौका किसी को नहीं मिल पाएगा, जबकि इस बिल का मकसद विदेशी फंड पर जवाबदेही को बढ़ाना और इसके दुरुपयोग को रोकना है। जबकि विपक्ष का तर्क है कि इससे NGO पर दबाव बढ़ेगा, सामाजिक संस्थाओं की स्वतंत्रता प्रभावित होगी और सरकार विरोधी आवाजें सीमित होंगी। यानी पहला बड़ा राजनीतिक संघर्ष विदेशी चंदे के सवाल पर हो सकता है, लेकिन इससे भी बड़ा राजनीतिक विस्फोट दूसरे मुद्दे पर माना जा रहा है, डीलिमिटेशन। ये एक शब्द नहीं है, बल्कि आने वाले सालों में देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला मुद्दा है, क्योंकि इसका सीधा असर संसद की सीटों पर पड़ सकता है। डीलिमिटेशन मतलब परिसीमन। दरअसल एक बिल में 2 पैकेज हैं। इसके जरिए लोकसभा सीट 550 से 850 तक बढ़ाना, लोकसभा क्षेत्र का आकार दोबारा तय करना है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि इस बिल के जरिए सरकार अपना एजेंडा सेट कर रही है और इससे सिर्फ उन इलाकों की सीटें बढ़ेंगी जहां बीजेपी का दबदबा है, जबकि दक्षिण के राज्यों की सीटें कम होंगी। डीलिमिटेशन बिल अभी तो एजेंडे में नहीं है, लेकिन सरप्राइज की बात सभी कर रहे हैं। विपक्ष को इसी बात का डर है कि कहीं डीलिमिटेशन बिल सरकार लेकर ना आ जाए। डीलिमिटेशन बिल से विपक्ष क्यों टेंशन में है, इसे आप ऐसे समझिए कि उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है, खास करके जिसको वो मान के चलते हैं कि ये कहां जाएगा मोदी के पास, उसके बिखरने का सबसे बड़ा खतरा उनको लग रहा है। और मैं आपको असम के उदाहरण से बताता हूं, जहां 2023 में डीलिमिटेशन हुआ और उसके बाद क्या हुआ वो आप देखिए। असम में पहले 35 मुस्लिम बहुल सीटें हुआ करती थी, जो डीलिमिटेशन के बाद घटकर 22 रह गई, यानी 13 सीटें सीधे सीधे घट गई। मुस्लिम बहुल बराक घाटी की सीटें 15 से घटकर 13 हो गई। बारपेटा जिले की सीटें 8 से घटकर 6 हो गई। मुस्लिम बहुल बारपेटा सीट को पुनर्गठित करके शेड्यूल कास्ट आरक्षित सीट कर दिया गया। शेड्यूल ट्राइब आरक्षित विधानसभा सीटें 16 से बढ़कर 19 हो गई और शेड्यूल कास्ट समुदाय की सीटें 8 से बढ़कर 9 हो गई। यानी असम में इंपैक्ट दिखा डीलिमिटेशन का, और इसीलिए ये लोग घबराए हुए हैं। देश में डीलिमिटेशन के बाद इसी तरह से ये होगा नहीं होगा अभी कोई नहीं जानता, लेकिन असम के परिसीमन ने विपक्ष को डर पैदा कर दिया। पाठशाला में अब अगला अध्याय। सावन का महीना शुरू होने के साथ ही हर तरफ
बोल बम और हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं। शिव भक्त कंधों पर कावड़ लिए गंगाजल लेने निकल पड़े। हरिद्वार से काशी और सुल्तानगंज से देवघर तक आस्था का ऐसा महासैलाब उमड़ा, जिसकी तस्वीरें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। कंधे पर कांवड़, भगवा वेश, हर हर महादेव के जयकारे और सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा। कोई नंगे पैर चल रहा है, कोई दंडवत करते हुए आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। किसी ने 15 फीट ऊंची कांवड़ कंधे पर रखी हुई है, तो कोई दौड़ते हुए जल लेकर जाता दिखाई दे रहा है। ये कोई और नहीं, भोले के भक्त हैं। सावन शुरू हो चुका है और देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही तस्वीरें दिखाई दे रही है। सड़कें कांवड़ियों से पटी पड़ी है, जो भोले की भक्ति में मगन है। इस बार जो है फूलों से सजाया जा रहा है। खास बात यह है कि कोई भी आर्टिफिशियल फूल का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जो भी है वो नेचुरल फूलों से सजाया जाएगा। आप देख सकते हैं कि तैयारियां जो है वो किया जा रहा है। गेंदा फूल है, पत्ते हैं, इसके अलावे जो है कई नेचुरल फूल जो है वो इस बार बाबा बैद्यनाथ मंदिर और वीआईपी गेट सजाया जाएगा। देखिए कि फूलों का जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा यहाँ पर है और तैयारियां आज, क्योंकि रविवार है, तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है ताकि कल सुबह तक इस पूरे फूल को सजाया जा सकेगा। भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा। वैसे तो देश भर में न जाने कितनी तरह के राजनीतिक और धार्मिक यात्राएं निकलती हैं, लेकिन कांवड़ यात्रा का बहुत ही खास महत्व है। अलग अलग जगहों से जल भरकर श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। हरिद्वार, गोमुख, गंगोत्री, सुल्तानगंज से देवघर, गढ़मुक्तेश्वर, प्रयागराज, काशी और सोनीपत, पानीपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों में कांवड़ यात्राएं निकलती हैं। लेकिन 3 कांवड़ यात्राओं का बहुत खास धार्मिक महत्व है। पहली कांवड़ यात्रा है उत्तराखंड की हरिद्वार कांवड़ यात्रा। ये देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा मानी जाती है। श्रद्धालु हर की पौड़ी से गंगा जल भरकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और आसपास के राज्यों के शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। दूसरी कांवड़ यात्रा है बिहार, झारखंड की सुल्तानगंज देवघर कांवड़ यात्रा। ये पूर्वी भारत की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा है, जिसमें शिव भक्त 105 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। श्रद्धालु सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा से जल भरते हैं। पैदल यात्रा कर झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक करते हैं। इसे श्रावणी कांवड़ यात्रा भी कहा जाता है। तीसरी कांवड़ यात्रा है उत्तराखंड की गंगोत्री कांवड़ यात्रा। इसमें श्रद्धालु गंगा के उद्गम स्थल गंगोत्री से जल लेकर लंबी यात्रा करते हैं। श्रद्धालु अपने आसपास के शिवालय या फिर ज्योतिर्लिंगों पर जलाभिषेक करते हैं। इसे सबसे कठिन और अत्यंत पुण्यदायी कांवड़ यात्रा माना जाता है। यात्रा तो दिल्ली की है जी, मेरी 22वीं कांवड़ हो गई है। अब बस हमें कोई परेशानी नहीं होती है। नीलकंठ महादेव के कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए जी। उम्र कितनी है आपकी? उम्र होगी 70 जी। 70 की उम्र में आप पूरा पहाड़ चढ़ के गए और नीलकंठ महादेव के दर्शन करके गए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत कब हुई? सावन में ही कांवड़ यात्रा आखिर क्यों निकाली जाती है? क्या कांवड़ यात्रा सिर्फ आस्था है या इसके पीछे विज्ञान और समाज को जोड़ने वाला कोई संदेश छिपा हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल, भगवान शिव को गंगा जल ही क्यों चढ़ाया जाता है? तो एक एक करके इन सवालों के जवाब समझ लेते हैं। जहां तक शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने की बात है, तो गंगा को हिंदू धर्म में मोक्षदायिनी माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए कठोर तपस्या की और गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया ताकि पृथ्वी पर उसका वेग कम हो सके। इसीलिए शिव और गंगा का संबंध अटूट माना जाता है। वैसे वैज्ञानिक अध्ययनों में भी गंगा जल के लंबे समय तक सुरक्षित रहने की बात सामने आ चुकी है।
अब सावन में शिवजी के जलाभिषेक के महत्व को समझते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण यानी कि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता और दानव किसी को समझ नहीं आया कि इस विष का आखिर क्या किया जाए। तब भगवान शिव ने पूरे संसार की रक्षा के लिए वो विष अपने कंठ में धारण किया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। कहा जाता है विष की ज्वाला शांत करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर गंगा जल अर्पित किया। तभी से जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई। आज भी करोड़ों श्रद्धालु गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, यानी समुद्र मंथन से निकली एक घटना करोड़ों लोगों की आस्था बन गई। गंगा जलों से दूध दही शक्कर शहद से स्नान कराते हैं, मतलब अभिषेक कराते हैं, स्नान कराते हैं और बेल के पत्तों में राम नाम लिखते हैं और उनको चढ़ाते हैं। तो शिवलिंग एक शिव का ही रूप है, साक्षात आकार है, इसीलिए शिवलिंग पर ही हम लोग अभिषेक करते हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए अपने कंठ में धारण किया। विष की गर्मी को कम करने के लिए देवताओं ने उन्हें गंगाजल चढ़ाया। तभी से जल से भोलेनाथ का जलाभिषेक करने की परंपरा शुरू हुई। एक दूसरी कथा के मुताबिक रावण गंगाजल लेकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने गया। समय के साथ यही परंपरा कांवड़ यात्रा के रूप में विकसित हुई। कांवड़ में लाया गया जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। कांवड़ को रास्ते में कहीं जमीन पर भी नहीं रखा जाता। इस रिपोर्ट में देखिए कि यात्रा के दौरान कांवड़ियों को कितने कठिन नियमों का पालन करना पड़ता है। कांवड़ यात्रा केवल गंगा जल लाने की यात्रा नहीं, ये श्रद्धा, तप, अनुशासन, सेवा, सहयोग और भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट भक्ति का महापर्व है। ऐसे में सवाल ये भी कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत आखिर किसने की? सबसे पहले गंगा जल कौन लेकर आया? तो कांवड़ यात्रा को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। पहली कथा, परशुराम ने किया जलाभिषेक। कहा जाता है कि भगवान परशुराम गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध पुरा महादेव मंदिर पहुंचे और वहां शिव का जलाभिषेक किया। कई विद्वान इसे कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी मानते हैं। दूसरी कथा, रावण ने किया जलाभिषेक। लंकापति रावण भगवान शिव का परम भक्त था। मान्यता है कि उसने गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया और कठिन तपस्या की। परशुराम और लंकापति रावण ये दोनों ही कांवड़ उठाए, तब से करोड़ों शिव भक्त कांवड़ उठाते हैं और आज भी श्रद्धा विश्वास से कांवड़ उठा रहे हैं। तीसरी कथा श्रवण कुमार की। एक मान्यता ये भी है कि जिस प्रकार श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे पर लेकर तीर्थ यात्रा कराई, उसी से प्रेरणा लेकर कांवड़ यात्रा की परंपरा शुरू हुई। दोनों ओर समान भार लेकर चलने की व्यवस्था आज भी उसी संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। आस्था है और आस्था सबसे बड़ी चीज होती है, और जो जिस आस्था के साथ वो चल रहे हैं, इतने कष्ट को झेल करके भी, इतनी गर्मी में नंगे पैर होते हैं बहुत सारे लोग, तो उनकी आस्था है और हम लोग उसके अंदर थोड़ा बहुत भी हिस्सेदारी कर लें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों के लिए कई परंपरागत नियम हैं जिसका पालन करना जरूरी होता है, जैसे सात्विक भोजन, मांस मदिरा से दूरी, ब्रह्मचर्य का पालन, कांवड़ को जमीन पर न रखना, गंगा जल को शुद्ध रखना, भगवान शिव का निरंतर स्मरण या जयकारा और यात्रा के दौरान संयम और अनुशासन बनाए रखना। इन नियमों का मकसद केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्म संयम का अभ्यास भी माना जाता है, क्योंकि कांवड़ यात्रा सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं है, ये भारत की सांस्कृतिक विरासत, सामूहिक आस्था और अनुशासन का जीवंत उदाहरण है। इसका असर देश की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और प्रशासन पर भी पड़ता है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। सावन के महीनों में
कांवड़ यात्रा के दौरान स्थानीय व्यापार, होटल, ढाबे, ट्रांसपोर्ट और छोटे कारोबारों को भी बढ़ावा मिलता है और अर्थव्यवस्था को फायदा होता है। आस्था की इस यात्रा में करोड़ों लोग शामिल होते हैं। इतनी बड़ी यात्रा केवल धर्म तक सीमित नहीं रहती, इसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और सामाजिक जीवन पर भी इसका गहरा असर पड़ता है। कांवड़ यात्रा के दौरान रास्तों पर हजारों अस्थायी शिविर लगते हैं। सभी दुकानदार, होटल, ढाबे, फल विक्रेता, वाहन चालक, टेंट व्यवसाय, मेडिकल स्टोर और छोटे कारोबारियों की आमदनी बढ़ जाती है। लाखों स्वयंसेवक सेवा कार्य करते हैं, जगह जगह भंडारे लगाए जाते हैं। वैसे इतनी बड़ी भीड़ के कारण प्रशासन के सामने भी ट्रैफिक सुरक्षा, स्वच्छता और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं जैसी चुनौतियां भी आती है। इसीलिए प्रशासन और श्रद्धालु दोनों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि यात्रा अनुशासन और शांति के साथ पूरी हो। कांवड़ उठाने वाला शिव का दूसरा रूप माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक भी दृष्टि से और अनेक कथाओं के अनुसार मैं आपको बता दूं, शिव पुराण में भी ऐसा लिखा गया है कि जहां पे भी कांवड़ उठाने वाले अगर दिख जाएं तो शिव का दूसरा रूप समझना चाहिए, सेवा करना चाहिए, भक्ति बढ़ेगा शिव का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार कांवड़ियों का खास ख्याल रखती है। रास्ते में कांवड़ियों के आराम के लिए शिविर की व्यवस्था की जाती है। कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन सतर्क रहता है। और तो और कांवड़ियों पर फूल की बारिश तक की जाती है। जूसेस, पानी और फ्रूट जो है तो रोटरी क्लब और पुलिस प्रशासन इनके प्रयास से वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। देखिए, ये कहते हैं उसे इतना बड़ा प्रयास है, इतने 100 किलोमीटर चल के आते हैं, इतनी आस्था के साथ आते हैं, तो हमारे लिए श्रद्धा के पात्र हैं, तो उनके सम्मान के लिए जो है पुष्प वर्षा आज शिव भक्तों पर करी गई है। दरअसल जब कोई श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर भगवान शिव को गंगा जल अर्पित करता है तो वो केवल जल नहीं चढ़ाता, बल्कि अपने संकल्प, श्रद्धा और विश्वास को भी शिव चरणों में अर्पित करता है। और सावन के महीने में ये यात्रा भगवान शिव के प्रति भक्तों की अटूट श्रद्धा और भारतीय सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक बन जाती है। पाठशाला में वक्त है अगले अध्याय का। आसमान से बरसती आफत और जमीन पर समंदर सा मंजर। देश का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त कुदरत के भयानक गुस्से का सामना कर रहा है। उत्तर से लेकर पूर्वोत्तर तक नदियां उफान पर हैं, सड़कें जो है वो डूब गई हैं और इस वक्त सबसे भयावह तस्वीरें पूर्वोत्तर के राज्य असम से आ रही हैं। असम की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं, जहां गांव के गांव बह गए और खेत समंदर बन चुके हैं। सरकार ने प्रभावित इलाकों में कर्जों की अदायगी पर रोक लगा दी। आसमान से आफत, जमीन पर जल प्रलय। देश के 17 से ज्यादा राज्यों में मानसून का सबसे विकराल रूप देखने को मिल रहा है। कहीं पहाड़ों का दरकना तो कहीं नदियों का रौद्र रूप। उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर तक हिंदुस्तान का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त पानी के पहरे में है। अल नीनो ईयर में मानसून भारत में झूम कर बरस रहा है। केरल से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, असम, बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। असम में जहां बाढ़ ने सामान्य जनजीवन को पटरी से उतार दिया है, तो वहीं गुजरात में भी हालात खराब हैं। केरल में भी भारी बारिश से लोगों की जिंदगी ठहर सी गई है। आधे भारत में मानसून अत्यधिक सक्रिय है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने देश के 17 राज्यों में भारी बारिश, वज्रपात और बाढ़ के साथ भूस्खलन का भी अलर्ट जारी किया है। हम शुरुआत करते हैं असम में आई बाढ़ और बारिश से, जिसने वहां कोहराम मचा कर रखा है। असम में ऑरेंज अलर्ट, 7 जिलों में जल प्रलय। उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार असम
इस वक्त बीते कई सालों की सबसे भीषण मानसूनी आपदा से जूझ रहा है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के रौद्र रूप ने राज्य के बड़े हिस्से को जलमग्न कर दिया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल मानसून में असम में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 82 तक पहुंच गई है। 1,92,000 से ज्यादा लोग सीधे तौर पर इस तबाही से प्रभावित हुए हैं। असम में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। राज्य के मौसम विभाग ने असम के 8 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। असम के तिनसुकिया, धेमाजी, लखीमपुर, चराईदेव, शिवसागर, जोरहाट और इसके साथ गोलाघाट में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गोलाघाट, शिवसागर, चराईदेव, बालाजी, धेमाजी, शेणितपुर और जोरहाट जिलों में कुल 349 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। चराईदेव सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां 75,199 लोग प्रभावित हुए। इसके बाद शिवसागर में 58,824 लोग प्रभावित हुए। कुल 1,92,000 लोग असम में बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इसमें बहुत सारा लोगों का घर में अभी बाढ़ आया है। लगभग अब 394 हाउस होल्ड अभी बाढ़ की नीचे में था। अभी पूरा घर अभी डूब चुका है। सबका खेती बाड़ी अभी नष्ट हो गया है। फिलहाल अभी थोड़ा पानी का असर कम हो गया है घर में लोग, लेकिन अभी भी फ्लड के कैंप से अभी घर तक जा नहीं पा रहे। जो भी लोग फ्लड कैंप में है उनको अभी उधर ही रहना है, खाना उधर ही हो रहा है सबको, लेकिन घर अभी रहने का अभी काबिल नहीं हुआ है। हर किसी का घर अभी रहने के लिए लायक नहीं हुआ है। असम में बाढ़ बनी आपदा, मदद को आगे आया रिलायंस फाउंडेशन। असम में बाढ़ बारिश की वजह से अब तक 82 लोगों की जान जा चुकी है। आफत की इस घड़ी में राहत और बचाव एजेंसियां 24 घंटे काम कर रही हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की टुकड़ियां मोटर बोट्स के जरिए दूर दराज के कटे हुए इलाकों तक पहुंच रही हैं। अब तक हजारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सेना के हेलीकॉप्टर्स और नावें उन इलाकों में भोजन और जीवन रक्षक दवाएं पहुंचा रही है, जहां सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। बाढ़ से बेहाल असम की मदद के लिए अब रिलायंस फाउंडेशन भी सामने आया है। रिलायंस फाउंडेशन ने असम के मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 करोड़ रुपए की मदद की है। इस मदद के लिए सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने रिलायंस फाउंडेशन का आभार जताया है और रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी को थैंक यू कहा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन श्रीमती नीता अंबानी हमेशा असम के लोगों के साथ खड़ी रही हैं, जब भी हमारे राज्य ने मुश्किल समय का सामना किया है। मुझे कोविड-19 महामारी के दौरान उनका अटूट समर्थन अच्छी तरह याद है, जब रिलायंस फाउंडेशन ने हमारे लोगों को समय पर मदद पहुंचाई थी। कल उन्होंने एक बार फिर वही भावना दिखाई और अपर असम में बाढ़ से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 21 करोड़ रुपए का योगदान दिया। इस योगदान के साथ साथ रिलायंस फाउंडेशन की टीमें जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रही है और भोजन, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, आपातकालीन आश्रय और पशुओं की देखभाल जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं। मैं असम के लोगों के प्रति उनकी संवेदना, दयालुता और समर्थन के लिए श्रीमती नीता अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। असम में बाढ़ की आपदा, एक्टर रणदीप हुड्डा ने संभाला मोर्चा। जब पानी गले तक आ जाए, घर डूब जाएं और अपनों का साथ छूटने लगे, तब मदद का एक हाथ किसी फरिश्ते से कम नहीं लगता। पर्दे पर अपनी अदाकारी से दिल जीतने वाले एक्टर रणदीप हुड्डा इस बार रील नहीं, रियल हीरो बनकर मैदान में उतरे हैं। कैमरे की चकाचौंध को छोड़कर रणदीप हुड्डा खुद नाव की कमान संभालकर आपदा प्रभावितों के बीच पहुंचकर घुटनों तक भरे पानी, बदबूदार माहौल और उफनती लहरों के बीच उन्होंने घर घर जाकर राहत सामग्री बांटी है। एक्टर रणदीप हुड्डा ने मुख्य रूप से असम के सबसे गंभीर बाढ़ प्रभावित ऊपरी असम के शिवसागर और तराईदेव जिलों में और चराईदेव जिलों के इलाकों में जमीनी स्तर पर मदद करने पहुंचे हैं। रणदीप हुड्डा अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक संस्था ग्लोबल सिक के वॉलंटियर्स के साथ मिलकर जमीनी राहत अभियान का हिस्सा बने हैं, जहां सड़कें पूरी तरह डूब चुकी हैं और जहां गाड़ियों का पहुंचना नामुमकिन है, वहां रणदीप ने नाव के जरिए सफर तय किया।
उन्होंने प्रभावित परिवारों को सूखा राशन, पीने का साफ पानी, तिरपाल और दवाइयां बांटी। ग्लोबल सिक के वॉलंटियर्स के साथ मिलकर एक्टर रणदीप हुड्डा ने स्थानीय लोगों का दिल जीत लिया। पानी अगर भरा रहा तो और भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। जहाँ भी ये पानी कम हो रहा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लश हो रही है। कई जगह तो अगर आप चलो तो इतना आप मट्टी में धंस जाते हैं, वेट मट्टी में। तो ये है, और लोग अपने घरों में, छतों में 5-6 फैमिली इकट्ठी होके, जिसका भी कोई हायर लेवल का छत है उसके पास आके बैठे। और ग्लोबल सिक की टीम ने आइडेंटिफाई किया है कि लोगों को क्या चाहिए। जिससे भी पूछा उनके पास ड्राई राशन अभी बहुत है, तो हम और चीजें सप्लाई कर रहे हैं। गुजरात में मानसून का खतर, बाढ़ में डूबे 12 जिले। पश्चिमी भारत का औद्योगिक केंद्र गुजरात इस वक्त मानसून के भयानक कहर का सामना कर रहा है। राजस्थान से लगे कम दबाव के क्षेत्र और अरब सागर से आ रही नमी ने राज्य के एक बड़े हिस्से में जल प्रलय जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। अब तक गुजरात भर में बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में 35 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 42,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाना पड़ा है। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा तबाही दक्षिण गुजरात के नवसारी और वलसाड़ जिलों में देखने को मिली है, जहां प्रदेश की 35 में से 29 मौतें यहीं हुई है। कई इलाकों में अचानक आए पानी के तेज बहाव में लोग बह गए। प्रशासन ने अब तक 7,000 से ज्यादा लोगों को मौत के मुंह से सुरक्षित बाहर निकाला है। नवसारी में 14,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित करके राहत शिविरों में भेजा गया, जहां उन्हें भोजन और प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराई जा रही है। मौसम विभाग ने ताजा अलर्ट गुजरात के 12 जिलों के लिए जारी किया है। उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र के कई जिलों जैसे बनासकांठा, पाटन, महसाणा, साबरकांठा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, मोरबी और कच्छ के लिए येलो से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण और मध्य गुजरात, सूरत, नवसारी, वलसाड़, खेड़ा और वडोदरा में बारिश की तीव्रता कम होने के बाद अलर्ट का स्तर घटा दिया गया है। हालांकि निचले इलाकों में अलर्ट बना हुआ है। आपदा की इस घड़ी में राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान भी चला रखा है। एनडीआरएफ की 18 और एसडीआरएफ की 32 टीमें राज्य के अलग अलग कोनों में तैनात है। इसके साथ ही भारतीय सेना और कोस्ट गार्ड के दस्तों को भी मैदान में उतारा गया है। गुजरात के खेड़ा में बारिश की वजह से जल प्रभाव का निर्माण हुआ है। बात की जाए, मैं अभी खड़ा हूँ, मौजूद हूँ मालावाड़ा गांव है। मालावाड़ा गांव के आप दृश्य दिख रहे हैं, पूरा जो सीम विस्तार है वो पूरा पानी में गर्क हो गया। यहाँ की बात की जाए, 1000 से ज्यादा कुशी जल भूमि है, उस पूरा जल भूमि में जल प्रभाव हुआ है। दूसरी बात की जाए तो यहाँ के जो खेडूत है उसकी जो मशीनरी है, ट्रैक्टर है या उसका ट्रेसर है, वो सब कुछ मशीनरी, जो धान निकालने की मशीनरी, वो सब कुछ पानी में गर्क होने से बिगड़ गई। बात की जाए तो पशुओं है, उसका जो घास चारा भी इधर न मिलने के कारण बहुत बढ़िया मुश्किलें बढ़ रही है। और बात की जाए तो यहाँ पे जो तंत्र है, इस 150 से ज्यादा लोगों का स्थलांतर किया गया है और सभी को प्राथमिक सेवा में रखकर यहाँ पे जो जल प्रभाव की वजह से लोग परेशान हुए हैं। केरल टू कर्नाटक, मानसून का तांडव। दक्षिण भारत के दो बड़े राज्य केरल और कर्नाटक इस वक्त मानसून के भीषण और आक्रामक रूप का सामना कर रहे हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से लेकर अरब सागर के तटीय इलाकों तक मूसलाधार बारिश, भूस्खलन और उफनती नदियों ने जनजीवन तहस नहस कर दिया है। केरल में भूस्खलन और जल भराव के चलते अब तक 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जबकि कर्नाटक के तटीय और पहाड़ी जिलों में नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी हैं। केरल में पिछले 24 से 48 घंटों की मूसलाधार बारिश और भूस्खलन की वजह से 8 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई है। केरल के इडुक्की, कोट्टायम और पथानामथिट्टा में भी भूस्खलन और जलभराव से सबसे भारी तबाही हुई है। वहीं केरल के पंपा, इरुझिंजी और चालियार नदियां उफान पर हैं। केरल में 65 से ज्यादा राहत शिविर खोले गए हैं।
जिनमें 1465 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। आईएमडी ने 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। वहीं केरल से लगे हुए कर्नाटक के तटीय और पश्चिमी घाट के इलाकों में भी कुदरत का तांडव लगातार जारी है। दक्षिण कन्नड़ के बेलतंगड़ी, उजीरे और धर्मस्थल में नेत्रावती और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं। धर्मस्थल का प्रसिद्ध स्नान घाट पानी में समा चुका है। वहीं कई मुख्य पुल जलमग्न होने से गांव वालों का संपर्क दूसरे इलाके से कट चुका है। बंतवाल और उप्पिनगड़ी में नेत्रावती नदी खतरे के निशान के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। चिकमंगलूर और कोडगू के पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन से यातायात थम सा गया है। कभी कुछ भी नहीं बचा है। गाय गोरु जितना रहा, बकरी जितना रहा, गुड़ से हम लोग का आत्मोह है। गुड़ से हम मुर्गी के लिए मैंने लून लिया रहा, वो भी सब बहा के चला गया, कुछ भी नहीं बचा। जैसे तैसे आदमी लोग है निकल के आया घर के बाहर। हम लोग को गाँव ठे सब खत्म हो गया। जितना गाय रहा, गोरू रहा, जितना पानी बढ़ते गया उतना रस्सी से काट के गाय गोरू को सब छोड़ दिया, बकरी छोड़ दिया, मुर्गी छोड़ दिया, सब बहा के चला गया। एक भी नहीं मिला अभी तक। आधे भारत में मानसूनी कहर, पानी ने मचाया कोहराम। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन और फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। कई राजमार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है और मौसम विभाग ने पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को नदी नालों के पास न जाने की सलाह दी है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन की वजह से संपर्क मार्ग बाधित होने का भी जोखिम है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून ट्रफ के खिसकने से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान तेज आंधी और भारी बारिश के दौर में बढ़ोतरी होगी। कुल मिलाकर आधा भारत मानसून के प्रचंड प्रहार से जूझ रहा है। भारी बारिश और बाढ़ का पानी जिंदगियों का कड़ा इम्तिहान ले रहा है। पाठशाला में अगला अध्याय जिसमें ईडी के एक्शन में के बारे में आपको बताता हूं, जिसमें कहीं नोटों का पहाड़, करोड़ों का सोना तो कहीं अरबों की प्रॉपर्टी का काला खेल सामने आ रहा है। बंगाल से झारखंड तक छापेमारी में जो तस्वीरें सामने आई हैं ना बॉस, देख के हैरान रह जाइएगा। अलमारियों में नोटों के बंडल दबे पड़ मिल रहे हैं। सूटकेस में ठूस के कैश भरा मिल रहा है। सोने की ईंटों का जखीरा बरामद हो रहा है। बंगाल और झारखंड में रेत माफिया से लेकर कोल माफिया तक पर एक्शन हुआ तो ऐसी चीजें मिली हैं कि आप देखकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। जांच एजेंसीज अब इस पूरे सिंडिकेट की जड़ तक पहुंचने में जुट गई। आपको बताऊंगा कि कैसे बंगाल में एक मामूली मजदूर करोड़ों का मालिक बन गया और झारखंड में कोयले की काली कमाई कैसे देश भर में फैलती चली गई। बंगाल से झारखंड तक काले साम्राज्य पर यह रिपोर्ट देखिए। का पहाड़, करोड़ों का सोना, अरबों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज, छापेमारी में बरामद कुबेर का खजाना। बंगाल से लेकर झारखंड तक रेत माफिया और कोल माफिया के ठिकानों पर हुई छापेमारी में ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। कहीं अलमारियों में नोटों के बंडल और सोने की ईंटें मिली तो कहीं नोटों से भरे हुए सूटकेस बरामद किए गए। इतना ही नहीं, अरबों की अवैध प्रॉपर्टी का भी खुलासा हुआ है। बंगाल के बीरभूम में रेत माफिया के ठिकानों पर हुई पुलिस की कार्रवाई में 28.5 करोड़ रुपए कैश और करीब 15 किलो सोना बरामद किया गया। वहीं झारखंड के धनबाद में
कोल माफिया के 25 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की रेड में 750 करोड़ से ज्यादा की बेनामी प्रॉपर्टी सामने आई है। साथ ही नोटों के बंडलों से भरा एक सूटकेस भी बरामद किया गया। इन दोनों मामलों में जांच एजेंसियों का एक्शन अब भी जारी है, क्योंकि जांच का फोकस अब पूरे सिंडिकेट को बेनकाब करने पर है। बीरभूम में रेत माफिया के ठिकानों पर हुई छापेमारी ने हर किसी को चौंका दिया, जिसमें 28.5 करोड़ कैश, 15 किलो सोना और नोटों से भरे 35 बैग मिले। इतना पैसा कि गिनने के लिए मशीनें मंगवानी पड़ी और इतना सोना जिसे छुपाने के लिए ईंटों में ढाला गया। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि कुछ साल पहले तक पत्थर ढोने वाले मोहम्मद नजीबुद्दीन उर्फ टुल्लू मंडल ने आखिर करोड़ों की यह संपत्ति बनाई कैसे। बंगाल के इस काले खेल की पूरी इनसाइड स्टोरी। बंगाल में रेत माफिया का काला साम्राज्य, पत्थर ढोने वाला मजदूर बना करोड़ों का मालिक। बंगाल के बीरभूम जिले में 29 घंटों तक चली मैराथन छापेमारी के बाद पुलिस ने रेत माफिया के ठिकानों से नोटों के बंडलों का पहाड़ और करोड़ों का कैश बरामद किया है। बताया गया कि नोटों का ढेर इतना बड़ा था कि उन्हें गिनते गिनते 5 करेंसी काउंटिंग मशीन तक खराब हो गई। अब इस तस्वीर को देखिए। जब छापेमारी के दौरान पुलिस ने रेत माफिया के ठिकानों पर नोटों के बंडलों का पहाड़ देखा तो उन्हें रखने के लिए बड़े बड़े बक्से मंगवाने पड़े। इतना ही नहीं, नोट के बंडल इतने ज्यादा थे कि उन्हें गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीनें भी मंगवाई गई और कई घंटों तक लगातार चलने के बाद कई मशीनें थककर जवाब दे गई। कई घंटों तक चली छापेमारी के बाद की ये तस्वीरें भी देखिए। पुलिस के जवान रेत माफिया के ठिकानों से मिली रकम से भरे बड़े बड़े बक्से गाड़ी में भरते दिखाई दे रहे हैं। बक्सों का वजन इतना ज्यादा हो चुका था कि उन्हें गाड़ी तक पहुंचाने में जवानों के पसीने छूट गए। पुलिस ने जिस रेत माफिया के ठिकानों पर छापेमारी की उसका नाम मोहम्मद नजीबुद्दीन उर्फ टुल्लू मंडल है। कुछ साल पहले तक बीरभूम में पत्थर की खदानों से पत्थर ढोने वाला मोहम्मद नजीबुद्दीन कैसे करोड़ों का मालिक बन गया और उसका टीएमसी से आखिर कनेक्शन क्या निकला, इसके बारे में हम आपको विस्तार से आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये भी देख लीजिए, रेत माफिया टुल्लू मंडल के ठिकानों से पुलिस ने क्या क्या बरामद किया है। करीब 28.5 करोड़ रुपए कैश मिला। नोटों के इन बंडलों को 35 नायलॉन के बैग्स में छिपा कर रखा गया। नोट इतने ज्यादा थे कि उन्हें गिनने के लिए 5 करेंसी काउंटिंग मशीन मंगवानी पड़ी। इसके अलावा कुल 15 किलो सोने की ईंटें बरामद की गई है, जिनमें 1-1 किलो की सोने की 14 ईंटें हैं। 100-100 ग्राम के 10 सोने के बिस्किट शामिल हैं। कुल बरामद किए गए सोने की कीमत करीब 21.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। Police recovered so far 28.5 crore approximate cash and 15 kg of different size of gold bar of different denomination. All legal formalities under BNS and BNSS are being done and the legal process in the form of registration of FIR being done. पुलिस को बीरभूम में मोहम्मद नजीबुद्दीन और टुल्लू के ठिकानों पर छिपाए गए करोड़ों के कैश और करोड़ों के सोने का सुराग आखिर कैसे मिला, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। पुलिस के मुताबिक उसने जांच के दौरान झारखंड के रहने वाले 7 डकैतों को गिरफ्तार किया। डकैतों से पूछताछ में पता चला कि उन्होंने बीरभूम में रहने वाले टुल्लू मंडल के रिश्तेदार मीनार मंडल के घर पर डकैती का प्लान तैयार किया था। इसकी वजह पूछने पर डकैतों ने बताया कि उस घर में भारी मात्रा में कैश और सोना रखा गया है। डकैतों से मिली इस जानकारी के बाद जब पुलिस ने मीनार मंडल के घर पर छापा मारा तो उसके होश ही उड़ गए। डकैतों से मिली जानकारी सही साबित हुई। टुल्लू मंडल के ठिकानों से नोटों के बंडल और करोड़ों का सोना जब्त किया गया। पुलिस ने आगे की पूछताछ के लिए मीनार मंडल को गिरफ्तार कर लिया। बीरभूम में छापेमारी को लेकर जिस टुल्लू मंडल उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, उसकी कहानी भी बहुत हैरान करने वाली है। जिस टुल्लू मंडल को आज की तारीख में बीरभूम का सबसे बड़ा रेत और पत्थर माफिया माना जाता है, पुलिस के मुताबिक ये टुल्लू मंडल करीब 10 साल पहले बीरभूम में खदानों से पत्थर की ढुलाई का काम करता था।
बाद में उसने एक डंपर खरीदा और धीरे धीरे रेत और पत्थर की खदानों के कारोबार में उतर गया। कुछ ही सालों में उसने कई खदानों और कंपनियों का नेटवर्क खड़ा कर दिया। टुलू मंडल को दरअसल टीएमसी के पूर्व नेता अनुब्रत मंडल का करीबी माना जाता है। साल 2022 में जानवरों की तस्करी के मामले में जब अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी हुई, उस वक्त इस केस में टुलू मंडल का भी नाम सामने आया था और ईडी ने उसे पूछताछ के लिए तब तलब भी किया था। लेकिन टुलू मंडल समझ चुका था कि बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद उसका बचना मुश्किल है, इसीलिए वो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी है। 2 साल पहले भी मोहम्मद नजीबुद्दीन उर्फ टुलू मंडल उस वक्त सुर्खियों में आया जब उसने अपनी बेटी की शादी में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए। दावा है कि इस शादी में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए गए थे। बॉलीवुड और टॉलीवुड के स्टार्स को इसमें बुलाया गया। इसे बीरभूम की सबसे आलीशान शादी बताया गया। उस वक्त भी सवाल खड़े हुए कि आखिर मोहम्मद नजीबुद्दीन के पास इतनी रकम आखिर आई कहां से। और अब जब छापेमारी में टुलू मंडल के ठिकानों से करोड़ों कैश और करोड़ों का सोना मिला, तो बीजेपी ने दावा किया कि ये सब उसके टीएमसी के कनेक्शन की वजह से हुआ। टीएमसी की सरकार में उसके नेताओं की मिलीभगत की वजह से टुलू मंडल ने अवैध खनन का काला साम्राज्य खड़ा किया। करीब 70 करोड़ रुपए बरामद हुआ है ये मीनार मंडल के घर से। ये मीनार मंडल कौन है? टुलू मंडल के खासम खास उनका रिश्तेदार। अब टुलू मंडल कौन है? तृणमूल का एकदम क्या बोलेंगे, सगा भाई जैसे लगते हैं। और ये टुलू मंडल की बेटी की शादी में सुना जाता है 100 करोड़ से अधिक पैसा खर्च हुआ था। इस बीच बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी ने दो टूक कह दिया कि माफिया सिंडिकेट का सफाया होने तक इस तरह का एक्शन बंगाल में जारी रहेगा। टुलू मंडल के ठिकानों से हुई बरामदगी की तस्वीरें शेयर करते हुए सीएम शुवेंदु अधिकारी ने लिखा, करप्ट लोगों के खिलाफ बंगाल सरकार का अभियान जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के सिद्धांत के साथ जारी रहेगा। ये बात सब समझ लें कि जिस किसी का भी अतीत दागदार रहा हो, जिसने सरकारी संसाधनों का फायदा उठाकर और तत्कालीन सत्ताधारी राजनीतिक पार्टी से मिलीभगत करके दौलत जमा की हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी संपत्ति जनता की होती है और जो लोग इसे लूटते हैं उन्हें कानून की पूरी सख्ती का सामना करना पड़ेगा। बिना किसी समझौते के सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। झारखंड के धनबाद और उसके आसपास के इलाकों में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी से कोल माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। ईडी की कार्रवाई ने उस नेटवर्क को बेनकाब कर दिया जो सालों से अवैध खनन, तस्करी और वसूली के जरिए अरबों का गोरखधंधा चला रहा था। ईडी ने 25 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की और इस दौरान 750 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ। कहा जा रहा है कि कोयले की यह काली कमाई होटल से लेकर ट्रांसपोर्ट तक और कई दूसरे कारोबार में खपाई गई। इस रिपोर्ट में देखिए कि कैसे गैंग्स ऑफ इलीगल माइनिंग पर शिकंजा कस रहा है। झारखंड का धनबाद, जिसे ब्लैक डायमंड यानी काला हीरा मतलब कोयले की राजधानी कहा जाता है, एक बार फिर जांच एजेंसियों के रडार पर है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अवैध कोयला खनन, रंगदारी, लेवी वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए धनबाद में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। शहर के प्रमुख कोयला कारोबारियों और आउटसोर्सिंग ठेकेदारों के 30 से ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिससे पूरे कोयलांचल में हड़कंप मच गया। इस कार्रवाई के दायरे में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी कि बीसीसीएल से जुड़े बड़े आउटसोर्सिंग कारोबारी लाल बाबू सिंह और एलबी सिंह और कोयला व्यापारी अनिल गोयल समेत उनके सहयोगी भी आए हैं। ईडी की रांची जोनल टीम ने सरायढेला, कटरा, झरिया और बैंक मोड़ जैसे इलाकों में एक साथ दबिश दी और जांच के दौरान काली कमाई के चौंकाने वाले सबूत सामने आए। इस छापेमारी में करीब 750 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ है।
शुरुआती जांच के बाद 160 करोड़ से ज्यादा की बेनामी प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। पाठशाला की इस वीकेंड स्पेशल क्लास में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।